गांव की चौपालों और खेतों के गीतों में कभी गालियां भी हंसी ठिठोली और अपनापन लिए होती थी। समय ने करवट ली तो वही गालियां राजनीति की कुटिल चालों का औजार बन गई। 70 साल तक नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल और मनमोहन के दौर में राजनीति की भाषा कितनी भी तीखी रही हो, मगर वह इस स्तर तक नहीं गिरी थी। मोदी युग ने वह कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया। गाली को सत्ता की पहचान बना दिया। पहली बार लगा कि हमारे मोदी और भाजपा ने ऐसा काम किया जिसको वाकई 70 साल में नेहरू गांधी विरासत के जिम्मेदार वारिस नहीं कर पाए थे। आज हालत यह है कि चहुओर असमंजस है और गाली का यह स्वर्णिम काल मां तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई और इस गाली ने हर भारतीय बेटे को भीतर से आहत और भावुक कर दिया। कोई इसे कमेंट कर साझा कर रहा है, कोई इसे राजनीति का औजार बना रहा है। सच तो यह है कि जितनी पब्लिसिटी इस गाली को मिली उतनी शायद पहले किसी ने नहीं सुनी होगी। उस गालीबाज के आसपास रहे लोगों को भी अंदाजा ना होगा, लेकिन मीडिया और बीजेपी ने मिलकर इसे वैश्विक स्तर की बेइज्जती में बदल दिया। 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान दरअसल हर मां का अपमान है, लेकिन इस अपमान का सबसे बड़ा सौदा बीजेपी ने खुद किया और मीडिया ने उसे परोस दिया। मैं यहां सिर्फ इस गाली की संस्कृति की बात करूंगा जिसने हमारे बीच अपना पूरा गाली राज स्थापित कर दिया है। मां मां होती है और उसे गाली देने वाला सबसे घिनौनी सोच का दैत्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारतीय राजनीति में गाली का इतिहास उतना ही पुराना है जितना राजनीति का खुद का सफर, लेकिन यह आज के दौर की तरह संगठित, संस्थागत और रणनीतिक कभी नहीं रहा। शुरुआती दौर में नेताओं की बहसें तीखी होती थी, आरोप लगाए जाते थे, कटाक्ष किए जाते थे, मगर भाषा की मर्यादा बनी रहती थी। नेहरू और वाजपेयी जैसे नेताओं के भाषण पढ़े तो पता चलता है कि वे विरोधियों पर सीधी चोट करते थे, लेकिन व्यक्तिगत गालियों तक नहीं उतरते थे। उनके शब्दों में व्यंग होता था, व्यंग में धार होती थी, लेकिन उसमें असभ्यता नहीं थी। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में और खासकर 2000 के बाद राजनीति की भाषा ने थोड़ी करवट ली। टीवी चैनलों की बहसें जनता के घर घर तक पहुंचने लगी। नेताओं को लगा कि अब केवल तर्क या भाषण पर्याप्त नहीं, दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए भाषा में आक्रामकता लानी होगी। लालू यादव अपने ठेठ अंदाज और मजाकिया कटाक्षों से चर्चित हुए। मायावती ने विरोधियों को गुंडा और दलाल कहा। ममता बनर्जी ने भी विरोधियों पर सड़क की भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन इन सब के बावजूद राजनीति में गाली का स्तर आज जितना गिरा है उतना तब नहीं था। उस समय गाली एक सीमित परिघटना थी, उसे चुनावी रणनीति का औजार नहीं बनाया गया था, या यूं कहें कि गाली राज का स्थापत्य का वो शुरुआती दिन रहा होगा। 2014 के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके भाषणों में व्यक्तिगत टिप्पणियों का चलन खुलकर सामने आया। यह सच है कि 2007 के गुजरात चुनाव में ही मोदी ने सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का तंज कसा था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद यह प्रवृत्ति संस्थागत हो गई। सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा गया, राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय कहा गया। यह टिप्पणियां केवल चुनावी मंच की गर्मी नहीं थी, बल्कि गाली को राजनीतिक संवाद का हिस्सा बनाने की शुरुआत थी। इसी समय भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल मजबूत किया गया। लाखों फर्जी अकाउंट्स बनाए गए। सोशल मीडिया को सत्ता का सबसे ताकतवर हथियार बना दिया गया। अब गाली केवल सड़क या मंच तक सीमित नहीं रही, बल्कि ट्विटर और फेसबुक पर संगठित अभियान के रूप में चलने लगी। जो भी सत्ता से सवाल पूछता उसे गालियों से भर दिया जाता। पत्रकार, महिला नेता, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, किसी को भी नहीं बख्शा गया। खासकर मुसलमानों के खिलाफ गालियों की बाढ़ आ गई। जिन लोगों ने मोदी सरकार की आलोचना की, उनकी तस्वीरें दाढ़ी वाले मुसलमानों की तरह बनाई गई। उनके नाम तोड़ मरोड़ कर मुस्लिम नाम रखे गए। 2016 से 2019 तक का दौर गाली संस्कृति के प्रसार का सुनहरा दौर था। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले पर जब आलोचना हुई, तब सत्ता ने अपने फैसलों का बचाव करने के लिए आंकड़े और तर्क नहीं दिए। उसके समर्थकों ने आलोचकों को गालियों से जवाब दिया। गोली मारो जैसे नारे इन्हीं हालात से पैदा हुए। गाली अब न केवल असहमति का जवाब थी, बल्कि राजनीतिक पहचान बन गई थी। जो मोदी का समर्थक था वह गाली देता था और गर्व से देता था। आईटी सेल ने नई नई गालियां गढ़ी, पुराने अपशब्दों के नए रूप निकाले ताकि कानून का शिकंजा न लगे। स्टार, हैशटैग और प्रतीकों से गालियों को ढका जाने लगा, लेकिन असल संदेश वही रहा।
विरोधियों को डराना, अपमानित करना और चुप कराना। 2019 का चुनाव इस गाली संस्कृति का निर्णायक पड़ाव था। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा। यह सीधा आरोप था, चोरी अपराध है और इस पर मुकदमा हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने इसे गाली बना दिया। पूरे देश में मैं भी चौकीदार का अभियान चलाया गया। यह एक तरह से आरोप का भावनात्मक पलटवार था। तर्क से जवाब नहीं दिया गया, बल्कि गाली को गाली बनाकर अपने समर्थकों को भावुक किया गया। चौकीदार का नारा उन दिनों हर गली, हर मोहल्ले में गूंजने लगा। गाली की राजनीति पहली बार इतने बड़े पैमाने पर चुनावी रणनीति में शामिल हो गई। इसके बाद गाली संसद तक पहुंच गई। 2020 में दिल्ली में सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चला। तब सत्ताधारी नेताओं के मंच से गोली मारो जैसे नारे लगे। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह गाली थी जिसे खुले मंच से बोला गया और भीड़ ने जयकार की। फिर 2023 में बीजेपी सांसद रमेश बिधोड़ी ने संसद में मुसलमान सांसद दानिश अली को गाली दी। उन्होंने महिला सांसद महुआ मोइत्रा को भी गाली दी, लेकिन न कार्रवाई हुई, न विरोध। सत्ता का मौन ही गाली का लाइसेंस बन गया। इसी समय सोशल मीडिया पर महिला पत्रकारों और महिला नेताओं के खिलाफ गालियों की बाढ़ आ गई। राणा आयूब, स्वाति चतुर्वेदी, सागरिका घोष जैसी पत्रकारों को हर दिन गालियां दी गई। आरफा खानम को मुस्लिम होने के कारण निशाना बनाया गया। महिला प्रवक्ताओं को लाइव टीवी डिबेट में गालियां दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी गई। आरजेडी प्रवक्ता सरिता पासवान को धमकी दी गई कि उनका साया खोल दिया जाएगा। यह सब केवल व्यक्तिगत घटनाएं नहीं थी। यह साबित करता था कि गाली अब सत्ता की रणनीति है और गाली देने वाले सत्ता के संरक्षित लोग हैं। 2024 और 2025 में राजनीति और चालाक हो गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहा। यह आरोप था, गाली नहीं। लेकिन बीजेपी ने इस पर सड़क पर उतरकर विरोध नहीं किया, शायद इसलिए कि चोरी का मामला बहस और मुकदमे तक जा सकता है। इसके उलट जब प्रधानमंत्री की मां को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाली दी तो तुरंत माहौल बना दिया गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर ठप्पा लगाया गया, जबकि ना तो उन्होंने गाली दी और ना ही उस शख्स का बचाव किया। तेजस्वी यादव ने तो एक टीवी कार्यक्रम में बाकायदा प्रमाण दिखाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई बार विपक्षियों को गालियां दी है। यानी गाली अब केवल स्वतः स्फूर्त नहीं रही, यह सोच समझकर, चुन चुनकर इस्तेमाल की जाती है। सत्ता तय करती है कि किस गाली को भावनात्मक हथियार बनाना है और किस गाली को अनदेखा करना है। यही वजह है कि चोर कहे जाने पर कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन मां को गाली देने पर पूरा नैरेटिव बदल गया। गाली अब सत्ता की रणनीति है, जिसका इस्तेमाल माहौल बनाने और असली मुद्दों को दबाने के लिए किया जाता है। इस सब के बीच जनता का असली सवाल दबा दिया जाता है। बिहार बंद इसका ताजा उदाहरण है। राहुल और तेजस्वी ने मोदी को वोट चोर कहा, इस पर बीजेपी ने बिहार बंद बुला लिया। गाली को मुद्दा बना दिया गया, लेकिन बिहार की जनता को असली में क्या चाहिए? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है। ज्यादातर समय बीजेपी के साथ उनकी सरकार रही है। इस दौरान बिहार में क्या बदला, इसकी बजाय बात करने के गाली को केंद्र में रख दिया गया। गाली पर बिहार बंद हुआ, लेकिन बेरोजगार नौजवानों की चिंता पर कोई बंद नहीं होता। गाली की यह संस्कृति समाज के लिए खतरनाक है। इससे समाज बढ़ता है। मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, आलोचकों को डराया जाता है और मुद्दे गायब हो जाते हैं। गाली अब सिर्फ शब्द नहीं, यह राजनीतिक हथियार है। विपक्ष अगर इसका जवाब गाली से देता है तो खेल और मजबूत होता है। अगर विपक्ष तर्क और सबूत से जवाब देगा तो गाली की राजनीति कमजोर होगी। लेकिन फिलहाल गाली ही राज कर रही है। इसका असर यह हुआ है कि जनता का विश्वास राजनीति की भाषा से उठ गया है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सोशल मीडिया पर रोज गालियां देखते हैं। संसद की कार्यवाही देखने वाले नागरिक गाली सुनते हैं। राजनीति अब आदर्श की जगह अब शब्द की पहचान बन गई है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि सत्ता गाली देने वालों को संरक्षण देती है। प्रधानमंत्री खुद कई गालीबाज अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। इससे साफ संदेश जाता है कि गाली अब अस्वीकार्य नहीं बल्कि स्वीकार्य है। अगर इस संस्कृति का अंत करना है तो सबसे पहले सत्ता को अपनी भाषा बदलनी होगी। विपक्ष को भी समझना होगा कि गाली का जवाब गाली से देने में केवल नुकसान है। जनता को मुद्दे चाहिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, कारोबार। लेकिन जब राजनीति केवल गाली पर टिक जाएगी तो असली मुद्दे हमेशा के लिए दब जाएंगे। गाली से चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता। गाली से समाज को तोड़ा जा सकता है, लेकिन समाज बनाया नहीं जा सकता। गाली से भीड़ जुट सकती है, लेकिन अस्पताल नहीं बन सकते, स्कूल नहीं खुल सकते। भारत की राजनीति आज गाली के जिस मुकाम पर खड़ी है,
वह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। गाली की संस्कृति को खत्म करना जरूरी है। यह काम केवल विपक्ष या जनता का नहीं, सत्ता का भी है। अगर सत्ता यह तय कर ले कि अब गाली बंद होगी तो माहौल बदल सकता है। विपक्ष अगर यह ठान ले कि यह गाली नहीं देगा बल्कि तर्क से लड़ेगा तो लोकतंत्र की गरिमा लौट सकती है। क्योंकि लोकतंत्र गालियों से नहीं, सवालों से मजबूत होता है और सवाल वहीं से पैदा होते हैं जहां गालियां बंद होती है। आज की राजनीति के इस दौर में गाली सिर्फ एक शब्द नहीं रह गई है, यह सत्ता का औजार और समाज का आईना बन चुकी है। जिस भाषा में कभी गीत और मुहावरे रचे जाते थे, उसी भाषा को हमने राजनीति की गालियों से जख्मी कर दिया। मोदी युग ने गाली को इतना बड़ा बना दिया कि अब वह मुद्दों से भी भारी पड़ती है। लेकिन यह भूलना खतरनाक होगा कि गाली न तो रोजगार देती है, न सड़कों को बनाती है। मां पर आई गाली ने हम सबको भीतर तक आहत किया है, लेकिन इससे कहीं बड़ा आघात यह है कि गाली अब लोकतंत्र की स्वीकृत भाषा बन चुकी है। अगर हम इस दौर को ही राजनीति का भविष्य मान लें तो यह देश और समाज दोनों की पराजय होगी। गाली की इस राजनीति से बाहर निकलकर मुद्दों पर लौटना ही असली जीत होगी, क्योंकि गाली से भीड़ तो जुट जाती है लेकिन राज कभी नहीं बनता। आपको लगता है कि गाली का यह राज खत्म होना चाहिए? तो आप अपनी बात जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।